सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी प्रथम वर्ष कला के अब स्टूडेंट हैं। आप सभी ने राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर में एडमिशन लिया है और आप लोगों के पास में होम साइंस एक विषय के रूप में, गृह विज्ञान एक विषय के रूप में है। 3 आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, पसंद किए हैं, उनमें से गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट है। और मैं डॉक्टर विनीता शर्मा आप लोगों का गृह विज्ञान का जो सेकंड पेपर है उसकी टीचर हूँ, उसको आपको पढ़ाऊँगी। मेरे अलावा डॉक्टर मोनिका मैडम भी हैं, मोनिका डूंगरवाल मैडम, वो भी आपको इसी पारिवारिक संसाधन प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा नाम का जो ये आपका पेपर है, इसको वो भी पढ़ा रही हैं। उन्होंने फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स आप लोगों को बताना प्रारंभ किया है। मैं बच्चों आपके सिलेबस के 4th यूनिट से चालू कर रही हूँ। आप लोगों के पास में सिलेबस मैंने भी आप लोगों को PDF भेज रखा है और मोनिका मैडम ने भी भेजा हुआ है। आप लोग सभी एक कॉपी ज़रूर से बना लें। उसी कॉपी के 2 हिस्सों में एक तरफ मोनिका मैडम के नोट्स लिखते रहें, दूसरी तरफ मेरे नोट्स भी लिखते रहें। जो काम आपको दिया जाता है बच्चों उसको समय पर कीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये जो वीडियो डाल रही हूँ इसको आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम भी विनीता शर्मा के नाम से ही है और आप उसको सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो आपके ग्रुप में डालूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप उसको वो आपको तुरंत उसका मैसेज मिल जाएगा और आप आसानी से उसको देख सकेंगे। मैं बच्चों आप लोगों के साथ में नोट्स भी शेयर करूँगी जो PDF फॉर्मेट में होंगे और वीडियो भी अपलोड करूँगी। जो PDF में डालूँगी वो भी संबंधित विषय का ही होगा। दोनों जो मेरे नोट्स होंगे और जो वीडियोज़ होंगे आप उनको एक साथ में मतलब नोट्स पढ़ें और वीडियो देखें, तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी और फिर आप उसको अपनी कॉपी में आसानी से लिख सकेंगे। समय समय पर जो असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे, असाइनमेंट यानी कि कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे, उसके क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखने होंगे। ये कॉपी आप अपने पास में सहेज करके रखेंगे और उसमें नियमित रूप से काम करेंगे। अपनी तारीख डाल करके, जिस दिन आप काम कर रही हैं, जिस दिन आपका असाइनमेंट दिया गया है, उस दिन की तारीख डाल करके आप वो काम कीजिएगा। कॉपी अपने पास रखेंगे। जब भी हमारे कॉलेज, जैसे ही कॉलेज खुलेंगे और आप महाविद्यालय में आएंगे, तो गृह विज्ञान विभाग में जहाँ हम आपसे मिलेंगे, तब हम आपका जो असाइनमेंट का ये जो कार्य है उसको अच्छे से चेक कर लेंगे, ताकि उसमें कोई भी परिवर्तन हो, कोई चेंज हो, कोई सजेशन होगा तो हम आपको वो बता देंगे। आज बच्चों अब हम चालू करेंगे यूनिट 4th, ठीक है, यूनिट 4th जो कि मनी मैनेजमेंट यानी कि धन का प्रबंधन कैसे हो उससे संबंधित है, जिसमें सबसे पहले आज हम बात करेंगे पारिवारिक आय की, फैमिली इनकम। आय क्या होती है बच्चों, ये तो मुझे जैसा लगता है कि आप सभी को पता होगा। इनकम, जो कुछ भी हम कमाते हैं वो हमारी आय कहलाती है या इनकम कहलाती है। इंग्लिश में हम इसको इनकम भी कहते हैं। लेकिन हमें पता करना है कि पारिवारिक आय क्या होती है। पारिवारिक आय बच्चों वो होती है कि एक ही परिवार के सदस्य एक निश्चित अवधि में, अधिकांशतः हम अपने कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, तो कैलेंडर में हमने अपने 30 दिन का या 31 दिन का एक महीना कैलेंडर में हम देखते हैं, जो जनवरी से प्रारंभ होता है, 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक के ये 12 महीने होते हैं। और हर महीने में 30 या 31 दिन, और फरवरी में कभी कभी 28 दिन और कभी 29 दिन भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक निश्चित पीरियड है जिसको हम एक महीना मान सकते हैं। तो
एक महीने में परिवार के सदस्य जो कुछ भी कमाते हैं वो उस परिवार की फैमिली इनकम या पारिवारिक आय कहलाती है। कुछ परिवारों में ये जो पारिवारिक आय है ये हर महीने नहीं आ करके और सालाना आती है, यानी कि वर्ष में एक बार आती है। उसका कारण यूँ है, वर्ष में एक बार आने का मतलब ये कि कैलकुलेशन जो है, गणित जो है वो साल भर में कितना कमाया उस आधार पर की जाती है। क्योंकि कुछ परिवारों में जो नौकरी पेशा नहीं है, ख़ास तौर से जो व्यवसाय करते हैं जो लोग, या जो किसान होते हैं, खेती करते हैं, इन लोगों की रेगुलर आय नहीं होती है। हर महीने इनको फिक्स तनख्वाह नहीं मिल रही है, फिक्स सैलरी नहीं मिल रही है, इसीलिए इनकी आय भी फिक्स नहीं होती है। इनके बिजनेस के ऊपर भी निर्भर करता है, या जैसे अगर खेतीहर किसान है तो खेती में फसल कब कटती है, कब बिकती है, इत्यादि बहुत सी चीज़ों पर उनकी आय निर्भर करती है। और वो पूरे साल एक सरीखी नहीं रहती, कुछ महीनों में ज़्यादा होती है, कुछ महीनों में कम हो सकती है। तो इस तरह से कुछ जगहों पर सालाना आय को कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन समझने के लिए जो बेहतर रहता है वो हमेशा मासिक आय को हम समझते हैं कि एक परिवार के सदस्य, चाहे वो एक अकेला व्यक्ति कमाए या घर की स्त्री या घर के जो बच्चे हैं जो अब बड़े हो चुके हैं, अगर कमाने लायक हैं, वो भी कमाने लगे और साथ रहते हैं, तो वो उस परिवार की, उन सब की जो मिली जुली आय होती है वो उस परिवार की फैमिली इनकम या पारिवारिक आय कहलाती है। बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी परिवार को अगर सुखी रहना है तो उसको अपनी आय का स्रोत हमेशा बनाए रखना होता है। जिस परिवार में आय का स्रोत जितना अच्छा होता है, जिस परिवार में, या ये कह लें कि जिस परिवार में इनकम ज़्यादा आती है, आय ज़्यादा होती है, मासिक आय, उस परिवार में सारी ही आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार के सभी जनों की, सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी आसानी से हो पाती है और ऐसे परिवार ज़्यादा सुखी और संपन्न होते हैं। परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही इस पारिवारिक आय को महत्व दिया जाता है। कुछ आवश्यकताएं जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य होती है और मनुष्य की जो ये आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति साधनों के बिना संभव नहीं होती, इसीलिए हर व्यक्ति को आय अर्जित करनी पड़ती है। वही व्यक्ति ज़्यादा सुखी या संपन्न कहलाता है जिसकी आय अधिक होती है, और दूसरे शब्दों में जिस परिवार की आय अधिक होती है, वो मौद्रिक आय को प्राप्त करने के लिए लोगों को आर्थिक कार्य करने पड़ते हैं। यहाँ मौद्रिक आय से मतलब वही है जो हमें कैश में मिलता है, इनकम के रूप में, करेंसी के रूप में मिलता है, चाहे वो रुपए में हो या किसी भी मुद्रा में हो, वो मौद्रिक आय, मुद्रा के रूप में जो मिलता है वो मौद्रिक आय कहलाती है। फैमिली इनकम को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो फैमिली इनकम में सिर्फ मुद्रा को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उन सेवाओं और वस्तुओं को भी इसमें शामिल करते हैं जिनका उपभोग एक परिवार करता है। प्रोफेसर ग्रॉस और क्रैंडल ये ऐसे नामी व्यक्ति रहे हैं जिनको हम साइकोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं या होम साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। इन्होंने पारिवारिक संसाधन प्रबंधन के विषय में ही ज़्यादा काम किया है। उनके अनुसार पारिवारिक आय जो होती है वो मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का एक प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु होता है। विनिमय के द्वारा, यानी कि एक्सचेंज करके, चीज़ों को एक्सचेंज करके, जैसे पहले समय में होता था, ये मुद्रा तो बाद में आई है। जब तक मुद्रा नहीं थी तब तक लोग बाग आवश्यकताओं के सामान आपस में बदल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जैसे किसी एक परिवार में
कपड़ा बुनने का काम होता है तो वो कपड़ा बुन सकते हैं, कपड़ा पहन सकते हैं, दूसरों को पहना सकते हैं, लेकिन कपड़े को खा तो नहीं सकते। तो एक परिवार में कपड़ा बनता है, किसी और परिवार में खेती होती है, वहाँ अनाज उगता है, तो वो परिवार आपस में चीज़ों का विनिमय कर लेते थे कि मैं इतना कपड़ा आपको दूंगा, बदले में आप इतना अनाज मुझे देना। या इस तरह से इसको उल्टा भी कर सकते हैं कि जिसके पास अनाज था वो कहता मैं इतनी बोरी अनाज आपको सौंपता हूँ, आप मुझे इतना मीटर या इतना कपड़ा दीजिए, क्योंकि सबकी आवश्यकताएं होती है। रोटी, कपड़ा और मकान जो है वो हमारी बेसिक नीड्स में है, और फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, ये हमारी 5 मूलभूत आवश्यकताएं या बेसिक नीड्स कहलाती हैं, और इन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए ही हम सब इस इनकम की या आय की बात करते हैं। तो विनिमय भी एक तरीका होता है। विनिमय के द्वारा भी हम वस्तुओं को या सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं और परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। परिवार में मुखिया या अन्य सदस्य मिलकर के आय को अर्जित करते हैं, धन को अर्जित करते हैं, और निश्चित समय में जो मुद्रा के रूप में आय मिलती है वही पारिवारिक आय कहलाती है। और आय में सभी लाभ और सेवाओं को सम्मिलित किया गया है जो एक समय में प्राप्त होती है। लेकिन हमने अभी पहले भी बात की है कि किसी भी परिवार की आय जो है वो दूसरे परिवार से समान नहीं हो सकती। हर परिवार की आय भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि ये जो परिवार की आय है ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करती है। आदमी खुद कितनी मेहनत कर सकता है, परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी आवश्यकताएं हैं, कितनी चीज़ों से हम संतुष्ट हो जाते हैं, हमारा संतुष्टि का स्तर क्या है, इत्यादि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर किसी भी परिवार की आय जो है वो निर्भर करती है। मेरा ख्याल है अभी तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आगे हम बात करते हैं कि इस पारिवारिक आय की विशेषता क्या होती है। बच्चों, बहुत सादा मतलब गृह विज्ञान विषय में कोई बात ऐसी नहीं है जो आप जानते नहीं हैं या जो आपके आसपास में जुड़ी हुई नहीं है। बस अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं पारिवारिक आय की विशेषताएं क्या होती है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली इनकम। पारिवारिक आय की जो विशेषता होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि पारिवारिक आय जो है वो राष्ट्रीय आय पर निर्भर करती है। नेशनल इनकम, किसी भी देश की अपनी आय क्या है उसके ऊपर किसी भी उस देश के भिन्न भिन्न परिवारों की आय भी निर्भर करती है। जो देश जितना ज़्यादा समृद्ध होता है उसमें रहने वाले परिवारों की आय भी उतनी ज़्यादा होती है। फिर व्यक्ति को जो आय मिलती है वो उसके अपने व्यवसाय के अनुरूप मिलती है। कुछ व्यवसायों में आय ज़्यादा मिलती है, कुछ में कम मिलती है। फिर व्यक्ति की कार्यकुशलता और व्यक्तिगत गुणों पर भी ये पारिवारिक आय जो है वो निर्भर करती है। और फिर बात आती है कि जो राष्ट्रीय आय होती है, नेशनल इनकम, वो भी पूरे देशवासियों में एक समान रूप से वितरित नहीं हो पाती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है। आय की विषमताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं, यानी कि कुछ लोगों को ज़्यादा आय मिलती है, कुछ को कम मिलती है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है बच्चों, सबकी अपनी क्षमता है। आज अगर कोई ज़्यादा पढ़ लिख गया है, किसी ने ज़्यादा मेहनत करी है, हो सकता है आज वो कुछ कमा नहीं रहा, लेकिन क्योंकि उसने आज ज़्यादा मेहनत करी है तो आने वाले वक्त में उसकी इनकम ज़्यादा अच्छी हो सकती है। कुछ लोगों की पारिवारिक मजबूरियां हो जाती है कि वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते, उनको समय से पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने से पहले आय का स्रोत ढूंढना पड़ता है, क्योंकि परिवार की परिस्थिति ऐसी होती है, घर में किसी सदस्य की डेथ हो जाए या जो घर का मुखिया है उसकी आय कम हो, ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या घर में सदस्यों की संख्या ज़्यादा हो, भाई बहन ज़्यादा हो, तो ऐसे में जो बड़ा बच्चा होता है उसको हो सकता है कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ करके या पढ़ाई पूरी नहीं हो उसके पहले ही कमाने का जरिया, कमाने का साधन देखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनसे ये आय जो है ये भिन्न भिन्न होती है। कुछ कार्यकुशलता के कारण से और व्यक्तिगत गुणों पर भी ये आय निर्भर होती है। इन
आय वर्गों के आधार पर समाज को मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक निम्न आय वर्ग, एक मध्यम आय वर्ग और एक उच्च आय वर्ग माना गया है, जिसमें उच्च आय वर्ग में जैसे जिनके पास में आवश्यकता से अधिक पैसा है, क्योंकि आवश्यकताएं तो हमारी सीमित होती हैं। हम दिन भर में कितनी बार खाना खा सकते हैं? 2 बार या 3 बार, बस 1 बार या 2 बार चाय पी लेंगे, दूध पी लेंगे। फिर कपड़े कितने चाहिए दिन भर में पहनने के लिए? 1 जोड़ी या 2 जोड़ी। इसी तरह से हर चीज़ की हमारे रहने के लिए कितने घर चाहिए? हम चाहे 10 घर खरीद लें, लेकिन सोते तो एक ही कमरे में हैं। एक बार में व्यक्ति एक ही घर में सो पाता है, उस घर के भी एक कमरे में सो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आवश्यकताएं तो हमारी सीमित होती है और उनको हासिल करने के लिए खर्चे भी हमारे सीमित होते हैं। आज अगर एक घर बनाना है तो उसको बनाने के लिए जितना पैसा चाहिएगा उतना ही चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि सबकी जो अलग अलग ये वर्ग हैं, इनकी ऐसी मध्यम वर्ग में जितनी आय होती है लगभग उतना ही उनका खर्च होता है, तो बहुत ज़्यादा बचत नहीं होती है उनके पास में। और निम्न वर्ग जो होता है उसमें उनकी आवश्यकताएं अधिक है और आय कम होती है, या बहुत मुश्किल से वो जैसे तैसे पूरी हो पाती है। फिर वर्ग या समुदाय के अनुसार भी परिवार की आय निर्भर करती है। जैसे शिक्षक वर्ग की आय जो है वो मजदूर वर्ग से तो ज़्यादा होती है, लेकिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स इनसे कम होती है। फिर पारिवारिक आय जो है वो परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या पर भी निर्भर करती है। जिस घर में मुखिया के अतिरिक्त गृहिणी या अन्य सदस्य भी कार्य करते हैं, उस परिवार की भी पारिवारिक आय ज़्यादा होती है। फिर व्यक्ति की शिक्षा और योग्यता पर भी यह आय निर्भर करती है। शिक्षित व्यक्ति को हमें अधिकांशतः देखा गया है कि ज़्यादा आय मिलती है। फिर पारिवारिक जीवन चक्र, लाइफ साइकिल जो है, फैमिली लाइफ साइकिल, उस पर भी पारिवारिक आय निर्भर करती है। जैसे ये जो फैमिली लाइफ साइकिल है, इसकी शुरुआत मानी है शादी या विवाह से। जब विवाह रूपी संस्था में एक स्त्री और एक पुरुष बंधते हैं तो उनके परिवार की नींव रखी जाती है, उनका परिवार प्रारंभ होता है। नाउ दे हैव बिकम अ फैमिली, वो अब एक नया परिवार बनाते हैं और उस परिवार में फिर धीरे धीरे, पहले तो वो 2 ही होते हैं, तो अगर एक जना भी कमा रहा है तो भी उनके दोनों के खर्चे आसानी से निकल जाते हैं। तो जितनी ज़रूरत है उतना या उससे अधिक भी उनके पास में आय हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उनके पास में एक बच्चा होता है, फिर और वक्त बीतता है, फिर 2 बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को पालने पोसने, उनके भी भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था इत्यादि, तो कहने का मतलब उनके खर्चे बढ़ते हैं। लेकिन अब आय तो वही है कि पहले भी एक कमा रहा था या 2 कमा रहे थे, अभी भी वही कमा रहे, लेकिन अब खाने वाले ज़्यादा हो गए, ज़रूरत वाले लोग ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो खुद पढ़ लिख जाते हैं, तो अब वो खुद भी कमाने लग जाते हैं, तो एक बार फिर से परिवार में इनकम बढ़ जाती है। और फिर फाइनली वो बच्चे कभी जॉब के कारण से या कभी पढ़ने के कारण से अगर घर से अलग चले जाते हैं, तो एक बार फिर से जो पति पत्नी हैं या माता पिता हैं वो अकेले रह जाते हैं। हालांकि अब उम्र उनकी भी ज़्यादा हो चुकी होती है, तो उनकी इनकम भी कम हो जाती है, क्योंकि या तो वो रिटायर हो चुके होते हैं या अब वो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो अगर बिजनेस है तो भी वो उतना उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से ये आय पारिवारिक जीवन चक्र के आधार पर भी निर्भर करती है। आज हम अपनी बात को यहीं रोकते हैं। आप लोग जो जितना बताया है इसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और नोट्स में से इसको लिखिएगा। अगली क्लास में हम फिर से इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।